हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं और आज उसका 5th पार्ट होगा और आज ये फाइनल पार्ट होगा 346 JS का। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो क्वेश्चन अब होने वाले हैं ये बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 8 होना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। डेफिनेशन किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि जो नॉर्मली प्रकाश हम देख रहे हैं, सामान्यतः अभी प्रकाश जो हम देख पाते हैं, जो देखते हैं, वो अध्रुवित होता है। क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है, जो हम सामान्यतः प्रकाश देखा करते हैं। और यह ध्रुवित कब होता है, इसको समझते हैं। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश हम जानते हैं क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो यदि प्रकाश के जो वैद्युत सदिश को हम एक ही दिशा में, अगर उसके कंपन को एक ही दिशा में हम सीमित कर दें, उसके कंपन को, यानी जो प्रकाश है उसके वैद्युत सदिश के कंपन को हम एक ही दिशा में सीमित कर दें, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा। ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक, तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, यानी ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत सदिश के कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हों, तो ऐसे प्रकाश को आप अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। और ध्रुवित प्रकाश क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि ध्रुवित प्रकाश क्या होगा, ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत सदिश के कंपन को हम केवल एक दिशाओं में सीमित कर दें, यानी उसके वैद्युत सदिश के कंपन को केवल एक दिशा में होने दिया जाए, तो ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होगा। ये हम जो यहां पर बना रहे हैं ये है अध्रुवित प्रकाश। क्या है, अध्रुवित प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है, अध्रुवित। इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं। अध्रुवित प्रकाश में क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वो यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होंगे। ये हो गया, ये ध्रुवित प्रकाश हो गया। कागज के तल के ये समांतर हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं कागज के तल के समांतर। ठीक है, और ये दूसरा, अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से बताऊं तो ये कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, यानी यहां पर जो वैद्युत सदिश के कंपन हो रहे हैं कागज के तल के लंबवत है, यहां पर वैद्युत सदिश के जो कंपन हो रहे हैं वो कागज के तल के समांतर है। तो ये ध्रुवित प्रकाश होता है और ये दूसरा ये अध्रुवित प्रकाश होता है। आप इसे नोट कर लेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। आप समझिए कि ये कई बार पूछा जा चुका है
और नेक्स्ट इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसे हम देखेंगे, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि इसमें पूछा जा रहा है, कि जब दो क्रासित पोलेराइड के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है, जब दो क्रासित पोलेराइड के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करना है। तो ये ध्रुवित प्रकाश हो गया, ये अध्रुवित, इसको आप ऐसे बना लिए होंगे। और जब दो क्रासित पोलेराइड, सबसे पहले इसमें हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। पोलेराइड क्या होता है? पोलेराइड जो होता है, एक प्रकार से पारदर्शी पट्टी होती है जिससे होकर गुजरने वाला प्रकाश क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ये पोलेराइड होता है। नहीं, पोलेराइड का काम क्या होता है? अपने में से होकर गुजरने वाले प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन को केवल एक ही दिशा में होने देता है, उसको बोलते हैं पोलेराइड। ठीक है। और एक दूसरा टर्म इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। मेलस का नियम है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस नियम को भी पूछ लिया जाता है या इस नियम पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मेलस का नियम, ध्यान से देखेंगे। मेलस का नियम आप साइड में देख पा रहे हो। मेलस का नियम, जब किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विश्लेषक से गुजारा जाता है तो बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता उस कोण के कोसाइन मतलब कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है जो ध्रुवक और विश्लेषक की ध्रुवण दिशाओं के बीच बनता है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से। मेलस का नियम आप नोट कर लेंगे। तो यहां पर हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। मेलस का नियम, ये एक ध्रुवक हो गया। ठीक है, ये एक ध्रुवक हो गया। यहां पर हमें एक ध्रुवक बना लेते हैं। ये ध्रुवक है, पोलराइजर। और एक यहां पर हम बना लेते हैं विश्लेषक। मेलस का नियम समझ रहे हैं? पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेलस का नियम समझ रहे हैं। मेलस का नियम, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं अगर आपको स्पष्ट न दिख रहा हो, मैं बोलता चल रहा हूं। मेलस का नियम, ये क्या है? ध्रुवक, इसको बोलेंगे ध्रुवक, पोलराइजर। ठीक है। एक दूसरा यहां पर हम पोलराइड रखते हैं। ठीक है, और जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो इसके ध्रुवण की दिशा है कुछ इस प्रकार से आप समझिए। ठीक है, कागज के तल के समांतर। यहां पर इससे इसको हम थीटा कोण घुमा देते हैं। कुछ इस प्रकार से ये था, ये थीटा कोण हम घुमा देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, इसको आप ऐसे यहाँ से मिला दीजिए। इसको कहा जाएगा विश्लेषक। इसको क्या कहा जाएगा? विश्लेषक। दूसरा पोलराइड है, इसको आप बोलेंगे विश्लेषक। ठीक, विश्लेषक।
विश्लेषक इसको बोलेंगे, ठीक, विश्लेषक बोलेंगे। तो इसमें मैलस का नियम है, जब किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विश्लेषक से गुजारा जाता है, यानी ये है विश्लेषक, विश्लेषक एनालाइजर। जब किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विश्लेषक से गुजारा जाता है, दोनों ही पोलराइड है, बट पहले वाले को हम ध्रुवक बोल रहे हैं, दूसरे वाले को विश्लेषक बोल रहे हैं, ठीक है। जब किसी ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विश्लेषक से गुजारा जाता है तो बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, यहां से होकर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता उस कोण के कोज्या, कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है, जो ध्रुवक, इस ध्रुवक एवं विश्लेषक की ध्रुवण दिशाओं के बीच बनता है। ये ध्रुवक की एक्सिस है, ध्रुवक की एक्सिस, पहले वाले पोलराइड के लिए ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण की एक्सिस है, और ये जो है ये है दूसरे पोलराइड के लिए ध्रुवण की एक्सिस है। दोनों के बीच का जो कोण है ये थीटा है, ठीक। पहला भी पोलराइड, ये दूसरा भी पोलराइड, पहले को ध्रुवक बोल रहे हैं, दूसरे को विश्लेषक बोल रहे हैं। इसकी एक्सिस कुछ इस प्रकार से, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, इसकी एक्सिस यही ऐसे घूम गया तो एक्सिस ऐसी हो गई, यानी इसके और इसके बीच में कितना एंगल ये परिवर्तन आया, कितने कोण का, थीटा कोण। अभी जो इस दोनों के ध्रुवक और विश्लेषक के बीच एंगल बन रहा है, कोण, वो थीटा बन रहा है। तो जो यहां से इससे गुजारा जाएगा, उसकी जो तीव्रता होगी, प्रकाश की जो तीव्रता होगी, I इज इक्वल I प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा, यही कह रहा है। नहीं, विश्लेषक से निर्गत जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो ध्रुवक और विश्लेषक की ध्रुवण दिशाओं के बीच जो कोण बनता है उसकी कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, I प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहां पर आप एक कांस्टेंट क्या, यहां से निर्गत जो प्रकाश की तीव्रता I नॉट मान लेते हैं, यहां से है, तो I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है मैलस का नियम। अब हम न्यूमेरिकल को देखते हैं और इसे करते हैं। न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि दो क्रासित पोलराइड, एक ये पोलराइड हो गया, क्रासित का मतलब 90 डिग्री पर, इसकी एक्सिस ध्रुवण की दिशा इस प्रकार से है, ठीक है, ध्रुवण की दिशा जो है इस प्रकार से है, और एक क्रासित, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इसकी ध्रुवण की दिशा इस प्रकार से है। क्रासित का मतलब परस्पर 90 अंश, यहां से ये इसकी एक्सिस इस प्रकार से और इस जो पोलराइड की है एक्सिस इस प्रकार से है, तो दोनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो क्रासित पोलराइड के बीच में एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है, तीसरा पोलराइड हो गया। अब हम मैलस का नियम नहीं देख रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो दो क्रासित पोलराइड हो गए, ये ए हो गया, ये बी, दो क्रासित पोलराइड हो गए, ठीक, ए और बी दो क्रासित पोलराइड हैं, ठीक है। इनके बीच में एक तीसरा पोलराइड घुमाया जा रहा है, तीसरा पोलराइड हो गया, थर्ड हो गया, पोलराइड घुमाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, पोलराइड घुमाया जाता है। तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। हम जानते हैं मैलस के नियम के अकॉर्डिंग I इज इक्वल I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए देखते हैं, इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। इसको मान लेते हैं सी पोलराइड है, ठीक, इसको आप सी पोलराइड मान लेते हैं। तो सी पोलराइड हो गया, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, IC, ठीक है,
IC, इसकी ध्रुवण की दिशा इस प्रकार से है और C वाले की ध्रुवण की दिशा इस प्रकार से है। तो दोनों के बीच का कोण जो बनेगा, दोनों के बीच का जो कोण बनेगा कितना होगा? यहाँ पर ये थीटा था तो ये कितना हो गया? टोटल 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये कोण कितना होगा? दोनों यहाँ पर 90 माइनस थीटा, एंगल जो बनेगा ये 90 माइनस थीटा होगा। सी और बी पोलेराइड की ध्रुवण दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो आईसी तीव्रता यानी बी के लिए जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता यहाँ से होगी आईसी, ठीक है, इसकी तीव्रता और दोनों की ध्रुवण दिशाओं के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो cos स्क्वायर कोण कितना हो रहा है? 90 माइनस थीटा, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी? यहां से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? आईसी के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा आई नॉट, यहां से पहले ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है और क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर, यहां पर एंगल थीटा है, ठीक। अब ये आईसी की वैल्यू, आईसी बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो आई बी बराबर क्या आ जाएगा? आईसी की वैल्यू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो आई बी बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आई बी बराबर आई नॉट, इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर मैं इसको और सॉल्व कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इधर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आई बी बराबर आई नॉट, 2 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 2 होल स्क्वायर। आई बी बराबर आई नॉट क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान 4, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपान 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा आई बी। जो मैक्सिमम प्रकाश की तीव्रता होगी, जो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो सकती है, कितनी हो सकती है? थीटा बराबर 0 डिग्री पर एंड 180 डिग्री पर। साइन 0 का मान 0, यहाँ 0 हो जाएगा, cos 180 उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यानी थीटा बराबर 0 एंड 180 पर आई बी का मान न्यूनतम, ठीक। अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो आई बी जो होगा प्रकाश, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इससे बी वाले से, बी पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज इसमें आप ध्रुवित प्रकाश को अच्छे से जानिए, फिर पोलेराइड क्या होता है। पोलेराइड, ये सभी पोलेराइड है, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश बनाता है वो। फिर थर्ड मेलस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। फिर उसके बाद इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8th का अथवा एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। एक लैंप है, देखते हैं इसको। लैंप, ठीक, लैंप के लिए
क्या दिया गया है, लैंप के लिए दिया गया है, इसका पावर जो दिया गया है 50 वाट दिया गया है, 50 वाट। और जो इसके लिए पोटेंशियल विभव दिया गया है वो 100 वोल्ट दिया गया है। तो इस लैंप का प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकालते हैं, P बराबर होता है V²/R, ये फार्मूला होता है। रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। तो R बराबर V², 100 × 100, P कितना है 50 दूना 100, तो R बराबर 200 ओम आ गया। अब इस लैंप में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी इसको हम देख लेते हैं। P बराबर होता है VI, तो I बराबर P/V, पावर कितना है 50, V कितना है 100, ये दशमलव कितना हो जाएगा 5 एम्पीयर। तो ये प्रतिरोध आ गया लैंप का और लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा आ गई। अब इसमें कहा जा रहा है कि लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। इसको विद्युत मेंस में जोड़ना है। कितना 200 वोल्ट ये और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये प्रत्यावर्ती मेंस है, प्रत्यावर्ती मेंस से जोड़ना है इसको, जो लैंप है, ठीक है, जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात की। इसका हम थोड़ा सा सर्किट बना लेते हैं, कुछ सर्किट इसका हम बना लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाए। ये कुछ लैंप हो गया, ठीक है, ये लैंप हो गया, ठीक, और संधारित्र को भी हमको जोड़ना है। ये कैपेसिटर हो गया और ये विद्युत मेंस हो गया। कुछ इस प्रकार से ये सर्किट हो गया, ठीक। तो एक प्रकार से ये प्रतिरोध इसका R और ये C, तो ये CR या RC परिपथ बन रहा है, RC परिपथ के लिए, ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसा बन रहा है। प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा Z बराबर V/I। V कितना है 200, I कितना दिया गया है 0.5, प्रतिबाधा कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ चला जाएगा, 400 ओम प्रतिबाधा आ जाएगा, ठीक। 400 ओम प्रतिबाधा, प्रतिरोध कितना आ गया 200 ओम आ गया। Z बराबर सूत्र क्या होता है प्रतिबाधा, Z बराबर होता है, हम जानते हैं Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक, ये होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। Z कितना है 400 का स्क्वायर, R कितना हमने निकाला है 200 ओम निकाला है, 200 का स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यहाँ पर आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। XC स्क्वायर बराबर 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, XC बराबर अंडर रूट करेंगे 16,00,00 माइनस 4,00,00, कितना आ जाएगा 12,00,00, ठीक। ये XC आ गए। XC बराबर क्या होता है 1/ωc, धारती प्रतिघात। 2 2 4, इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 3 गुणे यानी 200√3 आ जाएगा, ठीक। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, C बराबर 200√3 आएगा। C धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, C इधर लाएंगे बाकी इधर लाएंगे इसको, 2πf, C की वैल्यू
2πf इंटू 200√3। ठीक, दिख रहा है यहां तक। अब c बराबर 1/2 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14। ठीक है, f 50 हर्ट्ज दिया गया है, 200√3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स 9 माइक्रोफैरड आएगा। आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। ठीक, एक चीज आप यहां ध्यान रखिए, जहां जब इससे जोड़ा जाएगा लैंप, इसका रेजिस्टेंस R हो गया, इससे श्रेणी क्रम में ही धारिता को जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा RC परिपथ या CR परिपथ। उसके लिए आप प्रतिबाधा निकाल लेंगे, वोल्टेज पता है, इससे जोड़ा गया है 220 वोल्ट 200 वोल्ट के मेंस से, और I धारा हमने निकाल रखा है। इसमें कितनी वैद्युत धारा बह रही है, क्योंकि जितना इसमें जाएगा करंट उतना इसमें भी करंट फ्लो होगा, तो इतना इसमें जो वैद्युत धारा है 0.5 एम्पियर आया था, उसको रख दिया, प्रतिबाधा निकला है, फार्मूला लगा दिया, आ गया। तो आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा। तो डी ब्रॉगली द्रव्य तरंग अवधारणा हम देखेंगे तो लुईस, इनका पूरा नाम था लुईस डी ब्रॉगली। इन्होंने 1924 में बताया कि जो गतिशील कण होते हैं, जो गतिशील कण होते हैं, उनसे एक तरंग एसोसिएट होती है, उनसे एक तरंग संबद्ध होती है। ठीक है, एक तरंग संबद्ध होती है, अर्थात जो कण होते हैं उनसे एक तरंग संबद्ध होती है। लुईस डी ब्रोगली की इस अवधारणा को द्रव्य कणों की द्वैती प्रकृति कहा गया। लुईस डी ब्रोगली की इस अवधारणा को द्रव्य की द्वैती प्रकृति कहा गया। और यहां पर आप डिफाइन भी कर सकते हैं इनकी इस अवधारणा से द्रव्य तरंगे क्या होती है, द्रव्य तरंग किसे कहते हैं या डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंग या लुईस डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। ये थी इनकी डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग अवधारणा। अब यहां पर इसमें सेकंड पार्ट है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित करना है। देखते हैं इसको। जो प्रकाश होता है, हमने आपको बताया है कि जो प्रकाश होता है फोटॉन के रूप में चलता है। फोटॉन क्या होता है, ऊर्जा का पैकेट, एनर्जी बंडल। ठीक है, ऊर्जा का पैकेट वो फोटॉन होता है। और जो फोटॉन की ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा जो होती है E बराबर h न्यू। ठीक है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E बराबर mc²। इक्वेशन दोनों एनर्जी के इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो एच न्यू बराबर mc²। तो यहां पर देखेंगे न्यू बराबर होता है c/λ, mc², c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर h/mc। ठीक है, अब यहां पर c जो है ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर माध्यम में मीडियम में होगा तो इसको m भी लिखा जाएगा। ठीक है, और m भी क्या होता है, p बराबर m भी एक संवेग होता है। ठीक, ये m भी क्या होता है, संवेग होता है।
और लेमडा बराबर h/p, और संवेग p बराबर गतिज ऊर्जा में रिलेशन लिखना है। संवेग p का जो रिलेशन होता है गतिज ऊर्जा से h/√2m k होता है। तो ये रिलेशन आपको डिराइव करना था, नोट कर लेंगे इसे आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय की संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षेत्र 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये याद करना है। तो बंधन ऊर्जा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बंधन ऊर्जा, ये बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, बाइंडिंग माने बांधना, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है। बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए, अनंत दूरी तक करने के लिए, उनको अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप साइड में देख भी पा रहे होंगे बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन। ये बंधन ऊर्जा होती है। बंधन ऊर्जा जो होती है नाभिक के स्थायित्व की माप भी होती है, यानी कोई नाभिक कितना स्टेबल है इस बात की पुष्टि करता है, यानी बंधन ऊर्जा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है। और जो बंधन ऊर्जा होती है उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप देख भी पा रहे होंगे उससे जुड़े कुछ तथ्य बंधन ऊर्जा से। और जो बंधन ऊर्जा होती है उसको हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में व्यक्त करते हैं। तो ये बंधन ऊर्जा के बारे में आपको लिखना रहेगा। सेकेंड पार्ट इसमें है, न्यूमेरिकल है। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति जो दी गई है, द्रव्यमान क्षति कितना दी गई है, 0.3% दी गई है। और जो द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 1 kg, ठीक, 1 kg दिया गया है। तो द्रव्यमान क्षति कितनी आएगी, डेल्टा m कितना आ जाएगा, 1 kg का, ठीक है, 1 kg का आप निकाल लेंगे 0.3%, 0.3%, 3/100 दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये हो गया 3। तो कितना आ जाएगा, 0.003 आ गया, डेल्टा m किलोग्राम आ गया, ठीक। डेल्टा m द्रव्यमान क्षति आ गई 0.003 किलोग्राम। अब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसमें पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगी संलयन क्रिया में, E बराबर डेल्टा m c², डेल्टा m कितना है 0.003, c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 × 3 = 9 × 27, ये आएगा 2.7 × 10⁻14 ठीक, ये आएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको आप। तो गाइज स्टूडेंट्स, आज हमने सेट 1 346 JS को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। अब हम सेट 2 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक, जितना भी आपने ये सेट 1 सॉल्व किया, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाए रखिए, कंटिन्यू लगातार मेहनत करिए, ठीक गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।